आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ मेस एक्शन को। ये लॉ जो है वो गुलबर्ग ने 1864 में पेश किया था। तो ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मेसेज ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंसेस। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हों उनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी रिएक्शन की स्पीड। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जैसे आप स्पीड ऑफ रिएक्शन कहेंगे तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? एक्टिव मेसेज ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, जो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मेसेज ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंसेस के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने अब एक्टिव मेसेज क्या है? एक्टिव मेसेज जो है वो कहते हैं कंसंट्रेशन को। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है? मिकदार है जिसको आप जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लिखते हैं, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंटेनर में जो किसी भी सिस्टम के अंदर डेसीमीटर क्यूब के अंदर जितना किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी? कंसंट्रेशन कहलाएगी, और उसको हम क्या कहेंगे? उसकी एक्टिव मास को। अब इस कंसंट्रेशन को जो है वो ब्रैकेट से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की अगर मोलर कंसंट्रेशन दिखानी हो या एक्टिव मेसेज जो है इसको मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल पर डेसीमीटर को मोलर कंसंट्रेशन भी कहा जाता है और इसको एक्टिव मेसेज भी कहा जाता है। तो इसको हम कहेंगे ये ए सब्सटेंस की मोलर कंसंट्रेशन है। तो ये लॉ ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है या स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मेसेज ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंसेस। तो लेट्स सपोज कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन है हमारे पास A प्लस B। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? C प्लस D के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। अब इस जो रिएक्शन है, हमारे पास दो रिएक्शन है इसी के अंदर, क्योंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और दूसरा जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन है। तो हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसकी जो स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि ए और बी की कितनी मिकदार है। ठीक है, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है इसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है कि सी और डी की कितनी मिकदार है या इसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी है। तो हमारे पास जो है हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, जो ए से ए बी से सी और डी की तरफ जा रहा है या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसकी इक्वल है? वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इन दोनों की जो मोलर कंसंट्रेशन है उनकी प्रोडक्ट के इक्वल है। और इसी तरह से आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और इसी तरह से जो बैकवर्ड रिएक्शन है जो सी और डी से दोबारा ए और बी की तरफ आ रहा है, तो ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है ये भी डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। तो अगर हम जो है इन इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास ये साइन जो होगा वो यहाँ पर हटता है, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट जो है वो क्या कहलाएगा? तो ये हमारे पास क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम इसको लिख सकते हैं फॉरवर्ड जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, और इसी तरह से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी, और ये जो है वो कांस्टेंट है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए।
तो अगर हम इसको इक्वेशन को अब देखें, शुरू में क्या हो रहा होगा कि ए और बी सी और डी में कन्वर्ट हो रही होंगी। जब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उस वक्त बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जब ये इक्विलिब्रियम पर पहुंचेंगे तो दोनों जो हैं ए और बी से ये सी और डी में जा रहा होगा और सी और डी जो है दोबारा ए और बी में आ रहे होंगे। तो उस वक्त हम क्या कह सकते हैं, उस वक्त हम इन इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, चूँकि हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो हमारे पास इन दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी और के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। ठीक है, तो जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये दोनों तो चूँकि कांस्टेंट है, के एफ एंड के बी, इन दोनों को एक साइड पर ले आएँ। इसका मतलब ये है कि ये इनकी ख़ास स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होती। तो सी और डी जो है एक तरफ, और या आप इसको प्रोडक्ट कह लें, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है। तो ये चूँकि दोनों जो हैं कांस्टेंट हैं, इन दोनों कांस्टेंट को मिला के हमारे पास एक और कांस्टेंट बन जाता है जिसे हम इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको के सी से ज़ाहिर किया जाता है। तो और के सी क्या है, के सी जो है वो आपके पास रेशो ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंटू रिएक्टेंट्स है। ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की जो रेशो होगी वो हमारे पास क्या कहलाती है, के सी कहलाती है। तो के सी में यहाँ पर जो सी है वो किसको ज़ाहिर कर रहा होता है, मोलर कंसंट्रेशन को ज़ाहिर कर रहा होता है ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंसेस एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर जो उनकी कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, उनको हम क्या कहते हैं, सी से उनको ज़ाहिर किया जाता है। और इसको के सी जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि के सी क्या है, कि किस तरह से ए और बी में वेरिएशन आने की वजह से सी और डी में किस तरह से वेरिएशन आ रही है, या आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि किस तरह से ए और बी जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। अब के सी जो है आपको क्या बता रहा होता है, रिएक्शन के बारे में प्रेडिक्ट कर रहा होता है। देखें, अगर के सी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, ठीक है, के सी की वैल्यू अगर ज़्यादा आ रही तो मतलब यहाँ पर जो नोमिनेटर में है वो प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको आप प्रोडक्ट लिख लें, और ये क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स हैं और ये क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। तो अगर जो है नोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा है। तो जब प्रोडक्ट उस वक्त ज़्यादा होती है जब जो रिएक्शन होगा वो कंप्लीशन के करीब होता है। तो ये आपको प्रिडिक्शन देता है कि आया जो है वो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पर मौजूद है, इक्विलिब्रियम पर मौजूद है, या कंप्लीट हो रहा है, या अभी शुरू हुआ है। तो के सी की वैल्यू से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये के सी को इस तरह से ज़ाहिर करेंगे। अब जो है के सी को आप दूसरे एक और तरीके से भी ज़ाहिर कर सकते हैं कि अगर जो है यहाँ पर तो मैंने सिंपलेस्ट इक्वेशन लिखी थी, अगर जो है यहाँ पर इसके कोफिशिएंट आ जाए रिएक्टेंट्स के, ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि ये इनके नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, ठीक है, जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो इनको आप किस तरह से लिखेंगे, ये जो हैं इसकी रेज़ टू पावर हो जाएंगे। ठीक है, रेज़ टू पावर टू द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंसेस हो जाएंगे। जो रिएक्शन में सब्सटेंसेस हिस्सा ले रहे हैं वो क्या हो जाएंगी, इनकी पावर बन जाएंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इनको जो के सी की वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास सी और डी, और इनकी जो पावर हैं वो कोफिशिएंट जो हैं वो ऊपर एक्सपोनेंशियल पावर बन जाएंगे। ठीक है, तो के सी की वैल्यू ये बात याद रखें कि इंडिपेंडेंट होती है
कैटलिस्ट के, प्रेशर के और टेम्परेचर के। ठीक है, कैसी की वैल्यू किसी भी रिएक्शन में, हर रिएक्शन की अपनी एक कैसी की वैल्यू होती है। उसका मतलब ये होगा कि इक्विलिब्रियम पर आकर इन दोनों की जो रेशो होगी वो एक मखसूस होगी। ठीक है, अगर आप जो है जब ये इक्विलिब्रियम पर आ जाता है तो आप चाहे उस दोबारा एडिशन कर लें तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो तो चेंज हो सकती है, लेकिन कैसी की वैल्यू जो है वो आपके पास स्पेसिफिक रहती है कि एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर जो कैसी की वैल्यू है वो हमेशा सेम रहती है। ठीक है, इसके लिए कैसी के वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है कि अगर आपने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जो है वो कैसी की वैल्यू को फाइंड करना है तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपने और भी कंडीशंस को सेम रखना होता है। लेट्स सपोज आप जो है रिएक्शन कर रहे हैं वो जो है वो ओपन कंटेनर में है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बीकर से या किसी भी जिस सिस्टम में आप रिएक्शन कर रहे हैं तो वहाँ से प्रोडक्ट्स जो हैं वो गैसेस के फॉर्म में भी हो सकती हैं, तो वो वहाँ से एवेपोरेट हो जाएंगी, निकल जाएंगी, तो वो अवेलेबल नहीं होंगी इक्विलिब्रियम के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ ना ही एंटर हो और ना ही सिस्टम से बाहर जा रही हो, तो उस वक्त जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपके पास आएगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। अब अगर जो है आप इसके फैक्टर्स की तरफ आते हैं, एक तो पहली बात ये है कि ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर आप जो है चेंजिंग ले आए तो फिर क्या होगा, फिर इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकती है। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनमें अगर आप कोई चेंजिंग लाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकती है। वो है हमारे पास टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम के ऊपर अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें तो रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकती है, फॉरवर्ड भी चेंज हो सकती है और बैकवर्ड भी हो सकती है। फिर जो है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर जो है सॉलिड और लिक्विड में इसका इतना रोल नहीं होता, लेकिन गैसेस के केस में प्रेशर जो है वो अफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम को। ठीक है, और ये जो है तीसरा जो है वो हमारे पास कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन से क्या मुराद है, लेट्स सपोज यहाँ पर इन्हीं की एग्जांपल ले लें या आपको अमोनिया की एग्जांपल देते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इस केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो आपस में रिएक्शन करते हैं उसके नतीजे में अमोनिया बनती है। तो ये तीनों जो फेजेस हैं ये गैस के हैं। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर का बहुत रोल होता है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पर है तो आप जो है टेम्परेचर को अगर शिफ्ट करेंगे तो उसकी वजह से या तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा सकता है या फिर रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जा सकता है। इसी तरह से अगर आप जो है वो प्रेशर में कमी या बेशी लाते हैं तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड जा सकता है। और इसी तरह से कंसंट्रेशन के चेंज करने की वजह से अगर लेट्स सपोज आप जो है अमोनिया को यहाँ से रिमूव कर दें तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि आपने कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया है प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट की कमी को पूरा करने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन करेंगे ताकि इन दोनों की रेशो, ठीक है, इन दोनों की रेशो जो है वो सेम आ जाए। मैंने आपको पहले बताया कि कैसी जो है वो रेशो है प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स, तो ये हमेशा अपनी रेशो को सेम रखने के लिए फॉरवर्ड या बैकवर्ड जा सकते हैं जब इनमें आप कोई भी चेंजिंग लाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कंसंट्रेशन के ऊपर। और कैटालिस्ट जो है वो तीसरा जो चौथा पैरामीटर है वो कौन सा है, कैटालिस्ट का है। तो कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। ठीक है, तो ये मोस्टली जो है रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, लेकिन केसी की वैल्यू अगेन वही सेम रहती है। ठीक है, केसी की वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सब केसेस में ये होगा कि केसी की वैल्यू जो है वो सेम रहती है, लेकिन जब कोई चीज़ इक्विलिब्रियम पर हो, अगर आप उस वक्त कोई चेंजिंग ला रहे हो तो रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेट्स सपोज मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, आप जो है वो यहाँ पर अमोनिया को रिमूव कर दें, या फिर आप जो है
इन दोनों को ज़्यादा कर दें तो दोनों केसेस में क्या होगा, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा। फिर अगर आप जो है इन दोनों को कम कर दें, ठीक है, इन दोनों को कम कर दें तो यहाँ पर अमोनिया ज़्यादा हो जाएगा। इन दोनों की कमी को पूरा करने के लिए अमोनिया जो है दोबारा बैकवर्ड रिएक्शन करेगा ताकि इन दोनों की रेशो जो है वो दोबारा से सेम हो जाए। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ मैस एक्शन और केसी को किस तरह से एक्सप्रेस किया।